नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। ईरान अमेरिकी सेना के लिए मौत का कुआं बन चुका है। सुपर पावर अमेरिका के घमंड को तेहरान ने मिट्टी में मिला दिया। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप जिस यूरेनियम को हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, ईरान ने उसी यूरेनियम माइन को अमेरिकी फौज के लिए कब्रगाह में तब्दील कर दिया। ईरान के बुलंद हौसलों के आगे अब अमेरिकी सेना के पैर उखड़ रहे हैं। जिस यूरेनियम पर ट्रंप की गिद्ध जैसी नजरें टिकी थी, ईरान ने उस पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर बैठा दिया। ईरान ने अपनी परमाणु सुरंगों को तबाह करने का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने गलती से भी कदम रखा तो वहां ये कहा जाए उनका नामो निशान उसी जगह पर मिट जाएगा। और ये ईरान का वो अभेद्य किला है जिसे भेदना नामुमकिन है। ईरान ने ये साफ कर दिया कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। अंडरग्राउंड सुरंगें तबाह की जा चुकी हैं, चारों तरफ बारूद बिछा दिया गया है। ट्रंप की सेना यूरेनियम लूटने का सपना बस देखती रह गई, लेकिन ईरान ने उसे महाविनाश का जाल बना दिया गया। ईरान के इस खौफनाक जाल को देखकर खुद पेंटागन के पसीने छूट गए। अमेरिकी जनरलों ने ट्रंप को सीधे शब्दों में सरेंडर करने की सलाह दे दी। पेंटागन ने कह दिया कि अगर यूरेनियम चाहिए तो डील करो, मिन्नतें करो। अगर जबरदस्ती की तो ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों को सीधे मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। तेहरान अब बन चुका है मौत का कुआं और अमेरिकी सेना का गुरूर होने वाला है धुआं धुआं। ईरानी मिसाइलों का ये पाताल लोक देखकर अमेरिकी फौज उल्टे पैर भागने पर मजबूर है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस तबाही के कुएं में कूदते हैं या फिर घुटने टेक देते हैं। करेंगे चर्चा, बताएंगे इस खबर का हर एक पहलू। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क जो सुपर पावर अमेरिका के लिए मौत का कुआं बन चुका है। जी हां, मौत का कुआं। हम बात कर रहे हैं ईरान की। वो ईरान जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ा दी। पेंटागन के बड़े बड़े जनरल आज खौफ से कांप रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा गद्दी संभालते ही जिस ईरान के यूरेनियम को हथियाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, आज उसी यूरेनियम के चक्कर में अमेरिकी फौज अपनी कब्र खुदवाने की कगार पर खड़ी है। ट्रंप की नजर ईरान के परमाणु खजाने पर थी, लेकिन ईरान के बुलंद हौसले और खतरनाक रणनीति ने अमेरिका के इस ख्वाब को एक डरावने सपने में तब्दील करके रखा है। आखिर ट्रंप ईरान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? इसका जवाब सिर्फ एक है, ईरान का बेशकीमती यूरेनियम। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि वो डराकर, धमकाकर, पाबंदियां लगाकर सैन्य ताकत के बल पर ईरान के परमाणु खजाने पर कब्जा कर लेंगे, ईरान को घुटनों पर ले आएंगे। यही तो ख्वाहिश थी। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि ये 21वीं सदी का नया ईरान है जिससे वो पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट एक सामने आई जिसमें ईरानी परमाणु लोक को लेकर ऐसे खुलासे हुए जिसे जानकर डोनाल्ड ट्रंप या पूरा पेंटागन उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए एक एक करके विस्तार से आपको बताती हूं। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने एनरिच यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा इस्फान परमाणु साइट में रखा है। ये कई बार रिपोर्ट सामने आई है और ये कई बार हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से बता भी चुके हैं। लेकिन इसके आगे की कहानी जो पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ाती है, दरअसल उसमें से कुछ यूरेनियम अन्य परमाणु ठिकानों पर भी ईरान छुपा चुका है। ईरान ने हाल ही के हफ्तों में परमाणु ठिकानों की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया। पिछले कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं हम। ईरान ने एनरिच यूरेनियम को सेव करने के लिए बाकायदा ऐसी तैयारी की, ऐसा अभेद्य किला बनाया जो बड़ी चिंता एक तरह से इजराइल और अमेरिका की बढ़ाता चला गया। अब ऐसा अभेद्य किला कि यूरेनियम तक पहुंचने वाले जो सुरंग मार्ग हैं उन्हें जानबूझकर ध्वस्त किया गया। परमाणु ठिकानों के सुरंग मार्गों के कई प्रवेश द्वारों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई और अब यूरेनियम तक पहुंचना पहले से और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और खतरनाक भी, जानलेवा भी। जिस यूरेनियम पर ट्रंप की गिद्ध जैसी नजरें टिकी थी ना, ईरान ने उसी यूरेनियम साइट को अमेरिका के लिए मौत का कुआं बना दिया।
ईरान ने अपनी रणनीति ऐसी बिछाई कि अगर गलती से भी अमेरिकी मरीन या पेंटागन के कमांडो गलती से भी ईरान की धरती पर कदम रख देते हैं तो वो जिंदा तो वापस नहीं जा पाएंगे, ये तो तय है। अब ईरान ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ करने का मतलब अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करना है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार मई के मध्य में अमेरिकी सेना इस यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए एक ऑपरेशन पर विचार कर रही थी, लेकिन यह इतना ज्यादा जोखिम भरा था कि इस वजह से उस ऑपरेशन को मंजूरी मिली ही नहीं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब आपको ईरान का वो अभेद्य किला भी हम दिखा देते हैं जिसमें यूरेनियम को छिपाने का दावा किया गया है। इस्फहान परमाणु साइट की वो तस्वीरें जो सामने आई है, देखिए ये आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं और इसे जैसे आप देखेंगे तो समझिएगा कि किस तरह का यह अभेद्य किला है। ये इस्फहान परमाणु साइट की तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली गई। इसमें परमाणु साइट के आसपास कई बड़े गड्ढे आपको नजर आएंगे। ये जो आपको गड्ढे नजर आ रहे हैं, दरअसल ये परमाणु साइट के अलग अलग हिस्से की तस्वीरें हैं। ये गड्ढे सुरंग मार्गों को ध्वस्त करने के बाद में हुए हैं। जो सुरंगों के रास्ते थे उन्हें ध्वस्त करने के बाद, सुरंगों को गिराने और माइंस बिछाने के बाद में अब वहां तक पहुंचना पहले से और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जो गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और सैटेलाइट इमेजेस हैं। अब जो दूसरी सैटेलाइट इमेज है, देखिए ईरान के अभेद्य किले में यूरेनियम की। अब इस तस्वीर में यह भी साफ है कि कैसे ईरान अपने परमाणु साइट्स को अभेद्य किले में तब्दील कर रहा है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम के अड्डों को जमीन से सैकड़ों फीट नीचे पहाड़ों के सीने को चीर कर छिपा दिया। और ये ईरान का वो अभेद्य किला है जिसे दुनिया का कोई भी बंकर बस्टर बम तबाह नहीं कर सकता। और सबसे सनसनीखेज बात जानते हैं क्या है? ईरान ने इन सुरंगों के चारों तरफ और प्रवेश द्वारों पर ऐसा बारूद बिछाया जो एक बटन दबाते पूरी की पूरी अमेरिकी सेना को जिंदा दफन कर दे। ईरानी सेना ने ऐसी रणनीति तैयार की कि अगर अमेरिकी फौज यूरेनियम को छूने के लिए इन सुरंगों में दाखिल होने की गलती से हिमाकत कर भी दे तो पूरी की पूरी सुरंग को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी उसी जगह पर जिस जगह पर अमेरिकी सेना है, अमेरिकी सेना की सामूहिक कब्र खुद जाएगी। ट्रंप जिस बारूद के ढेर पर बैठकर आग से खेल रहे हैं उसकी तपिश अब वॉशिंगटन तक सीधे पहुंचने लगी है। ईरानी यूरेनियम को हथियाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था, क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। The fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. The fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा कैसे भी करके हम यूरेनियम संवर्धन जो है, एनरिच यूरेनियम, उसको हम वापस लेकर आएंगे। ट्रंप भले ही व्हाइट हाउस में बैठकर बड़ी बातें कर ले, लेकिन युद्ध के मैदान की हकीकत जानने वाले पेंटागन के जनरल्स के अब होश उड़ चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद में पेंटागन ने बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप को सख्त और आखिरी सलाह दी है। मिलिट्री जनरल्स ने यह साफ कह दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ईरान से जबरदस्ती यूरेनियम लेने की भूल मत करना। अगर ईरान से कुछ भी चाहिए तो टेबल पर बैठकर किसी तरह से डील के तहत ही ले लो। पेंटागन ये अच्छी तरह से जानता है कि ईरान से जबरदस्ती करने का सीधा मतलब होगा हजारों अमेरिकी सैनिकों की मौत को दावत देना।
पेंटागन की इस चेतावनी ने ट्रंप के अहंकार को तगड़ा झटका दिया है। जो अमेरिकी सेना कल तक खाड़ी देशों में युद्धपोत भेजकर डराने की बात कर रही थी, डरा रही थी, आज वो ईरान के बारूदी जाल को देखकर कदम पीछे खींचने पर मजबूर है। और इसी के लिए अमेरिका अब ईरान से डील करने की गुहार लगा रहा है। यहां तक कि अपने जिगरी दोस्त नेतन्याहू की भी बलि देने को अब एक तरह से अमेरिका तैयार है। आपको बताते हैं, ईरान में घुसकर यूरेनियम लेना ट्रंप के लिए अब और भी ज्यादा मुश्किल आखिर क्यों है? ईरान में घुसकर यूएस सैनिकों के लिए ग्राउंड ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या वजह है, समझिए। जबरन, ये कहा जाए, यूएस ने यूरेनियम को जबरन जब्त करने का प्लान तैयार किया था। पेंटागन ने ट्रंप को ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर चेतावनी दी। अमेरिकी सैनिकों को अत्याधुनिक नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर बूट ऑन ग्राउंड किया तो। यूरेनियम को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई की दहाड़, किसी भी कीमत पर यूरेनियम को देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ये ईरान की तरफ से क्लियर कट मैसेज है। अब ये जो पूरा महासंग्राम है उसका नतीजा बिल्कुल क्लियर कट साफ है। सुपर पावर होने का घमंड ईरान के बुलंद हौसले के आगे चकनाचूर हो चुका है। ट्रंप की यूरेनियम हथियाने की जो जिद है ईरान के बारूदी चक्रव्यूह में फंसकर दम तोड़ रही है। ईरान ने साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हो और अपनी धरती की रक्षा का जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। अब देखना यह है कि पेंटागन को समझाने के बाद आखिर क्या ट्रंप वाकई में अपनी जिद छोड़ते हैं या फिर अमेरिकी सैनिकों को हमेशा के लिए मौत के कुएं में धकेल देंगे। क्या क्या इसकी परिस्थितियां बन सकती हैं, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्टेड है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। ईरान मामलों के जानकार फिरोज मिथी बोरवाला जी मेरे साथ में कनेक्ट हैं। रवि करकरा जी भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अमेरिका से सीधे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मैं आपसे करना चाह रही हूं। मुझे एक बात जरा बताइएगा, हमेशा से हम ये कहते रहे हैं कि ठीक है, ये ईरान और अमेरिका की जंग बड़ी खतरनाक, बड़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। कभी कहा जाए डील की बात होती है, फिर शांति की बात होती है, फिर उसके बाद में युद्ध की बात होती है, फिर शांति की बात होती है। रोलर कोस्टर कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन क्या अब ये और भी ज्यादा टफ होगा? क्योंकि हमेशा से अमेरिकी सैनिकों के लिए बूट ऑन ग्राउंड बड़ा टफ माना जा रहा था ईरान के लिए। अब वो ये एक तरह से नामुमकिन बना चुकी है ईरान की सेना या ईरान की रणनीति। जय हिंद नैना। मैं अगर मुझे इजाजत दें तो मैं एक पिक्चर का सीन कोट करना चाहता हूँ। 1966 की मूवी है गुड बैड एंड अगली, और उसमें क्लिंट ईस्टवुड ने या पता नहीं किसने, शायद उन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू शूट शूट, डोंट टॉक। अब वजह क्या है कि इस प्रकार के ऑपरेशंस, पहली बात तो ये बहुत जोखिम भरे होते हैं, ये आप बिल्कुल जानती हैं, सारी दुनिया इस बात को जानती है। लेकिन इस प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते रहे हैं और सफलतापूर्वक ये किए गए हैं। सबसे बड़ा इसका उदाहरण रेड ऑन एंटेबी है। 4000 मील दूर जाकर के मोसाद ने, जिसमें कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बड़े भाई भी थे, खुद उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने वहां जाकर के और वहां से अपने होस्टेजेस को रिस्टोर करके ले आए थे। लेकिन इस ऑपरेशन की सफलता का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, उसको सरप्राइज कहते हैं। जब आप सरप्राइज पूरी तरह से हासिल कर लेते हैं तभी इस प्रकार के ऑपरेशन सफल हो पाते हैं, क्योंकि आपको वहां जाना है, एग्जीक्यूट करना है और फिर वापस निकल करके आना है। अब ट्रंप साहब ने पिछले काफी समय से इस बात को कह के कि मैं खर्ग को ले लूंगा, मैं खर्ग पे कब्जा कर लूंगा, मैं यूरेनियम निकाल के ले आऊंगा, मैं यूरेनियम निकाल के ले आऊंगा, तो ईरान ने इस बात को समझ लिया है कि इस प्रकार की खुराफात जो है राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में चल रही है, और इसी वजह से उन्होंने इन जगहों को एक अभेद्य फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया है। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने बार बार उनको कहा कि हम खर्ग, तो उन्होंने खर्ग को ऐसा कर दिया है कि आप वहां जाएंगे तो आपका वापस आ पाना मुश्किल है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए ये दो ऐसे देशों के बीच में युद्ध हो रहा है जहां पर एक साइड में जिहाद से जन्नत तक के सफर को बहुत बड़ा रुतबा मिला हुआ है, वहां के लोग मरने के इच्छुक हैं, और दूसरी साइड है जहां पर सरकारें गिर जाएंगी अगर बॉडी बैग्स वापस आ गए। तो जब इस प्रकार का डिफरेंस आपके बीच में है तो आप कोई भी ऐसा ऑपरेशन अंडरटेक करने से पहले नैना
50 बार सोचेंगे, जिसमें कि आपको ये मालूम है कि वहां से बॉडी बैग्स वापस लेकिन आएंगे। सर क्या बॉडी बैग्स जो है, हाँ हाँ एक, सर, लेकिन बॉडी बैग्स वापस आने का डर और दूसरी तरफ चारों तरफ चौतरफा किरकिरी होने की एक अलग शर्मिंदगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी आखिर झेलना क्या है, शर्मिंदगी या फिर लोगों की नाराजगी? कि मैं आपको एक बात बताऊं जाना, ये इनको वो एक उदाहरण भी याद है, जब इनकी एम्बेसी के कुछ लोगों को इन्होंने होस्टेज बना लिया था, तब भी उन्होंने इस प्रकार का एक ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, जो जिसमें कि वो पूरी तरह से असफल रहे थे और पता नहीं कितनी वहां पर उनको नुकसान उठाना पड़ा था। ये उनको बात समझ, एक चीज, एक एडवांटेज है अमेरिका के पास कि अमेरिका आज भी मिलिटरीली ईरान से तकनीक में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में हजारों दर्जे बेहतर है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बातें कर सकते हैं और या फिर ईरान पे लगातार मिलिट्री स्ट्राइक्स कर करके उस पर दबाव बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है उसको ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव इतना बढ़ाया जाए कि वहां पर लोगों को परेशानी हो गई, शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। आप देखें किस प्रकार से वहां इन्फ्लेशन कहाँ है, क्या चीज है। तो मेरे को लगता है इस प्रकार के दबाव बनाते रहेंगे और कोई ऐसा ऑडेशियस एक्शन, मिलिट्री एक्शन लेने की संभावना मुझे बहुत कम नजर आ रही है। अगर वो खर्क कहते हैं तो हो सकता है खर्क पर हवाई हमले कर रहे हैं और वहां नुकसान पहुंचाए, लेकिन फिजिकली पुटिंग पीपल ऑन ग्राउंड मेरे हिसाब से ऐसा रिस्क अमेरिका नहीं लेगा। ठीक है सर, रिस्क तो मुझे लग रहा है अब तो शायद वो पेंटागन की तरफ से जो फाइनल जो इंफॉर्मेशन दी गई उसके बाद से ही सारी चीजें इधर उधर हो गई। लेकिन मैं जल्दी से एक बार फिरोज मिथिल बोरवाला जी से बात समझना चाह रही हूँ। फिरोज जी, आखिर ईरान ने, एक तरफ ये लग रहा था कि भाई सीज फायर की बात है, हमले हो रहे हैं, लेकिन इसी पूरे टाइम को लेकर किस तरह से यूटिलाइज किया गया। और ये समझिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहा तो ये जाता है कि अमेरिका की जो तीसरी आंख है वो तो चारों तरफ है, अगर जमीन के नीचे भी जाकर अगर कोई हलचल है तो उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, टेक्नोलॉजी वाइज इतना ज्यादा स्ट्रांग है। इस अभेद्य किले को इतनी गंभीर रणनीति के साथ में तैयार कर लिया, ना पड़ोसी इजराइल को पता चला, ना ही उसकी इंटेलिजेंस मोसाद को पता चला, ना अमेरिका की खुफिया एजेंसीज या सैटेलाइट कुछ भनक दे पाई। देखिए, पॉइंट ये है कि ईरान इज ए मास्टर एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ये अमेरिका की इब्राहिम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स का कोई काम नहीं है। अच्छा। ईरान के जो मिसाइल्स है वो इतने एडवांस है कि वो सारे रूस और चीन से भी शायद एडवांस है। और अमेरिका का एकदम डिप्लीटिंग टोमाहॉक्स कुछ साल के 500 बनाते हैं, वो बहुत सारे यूक्रेन भेज दिए थे। तो उनके पास तो गोडाउन में ठीक से, एंड उनके जो थर्ड मिसाइल्स, पेट्रियट मिसाइल्स, वो भी इतने बड़े पैमाने पे पहले ही 4 दिन के जंग में ईरान ने खत्म कर दिए थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने बड़े हमले, मतलब 19 बेसिस 8 देशों में ईरान ने ओवरनाइट उड़ा दिए। वो अमेरिका को, हम जैसे लोगों को अंदाजा था कि, क्योंकि ईरान ने पहले वार्न कर दिया था कि अगर मेरे पे हमला हुआ तो अमेरिका का एक भी बेस या सुरक्षित बचेगा नहीं। तो ना अमेरिका की नेवी आसपास आने के लिए तैयार है। और उसके साथ ये पॉइंट है कि जैसे हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा, और वो मैं उनको बहुत आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, कि बेसिकली बूट्स ऑन द ग्राउंड का ऑप्शन तो भी अमेरिका नहीं लेगा, क्योंकि ईरान एक बहुत लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। और ईरान ये जंग 47 साल से लड़ रहा है। 1979 से ही भयंकर किस्म के सैंक्शन देश पे आए हैं, और वो इसलिए भुगत रहा है 2 कारण से, कि वो अपने तेल को अपनी एक राष्ट्रीय संपत्ति मानता है, और दूसरा वो पैलेस्टाइन या लेबनान या पूरे इलाके में जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो पॉइंट इज के ईरान ने इनफैक्ट अभी अमेरिका कोई सुपर पावर करके बचा नहीं है। अभी दुनिया में 4 पावर बन चुके हैं, चाइना, रशिया, ईरान और अमेरिका। अमेरिका का तो स्टेटस डाउनग्रेड हो चुका है, ये 3 महीने में पूरी दुनिया देख चुकी है। क्योंकि ईरान की रियलिटी है कि बी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो जंग के पहले वो कोई नियंत्रण ईरान नहीं करता था, या जो बाबेल मंदब, सुएज कैनाल, रेड सी का पूरा इलाका है, ये दोनों बाबेल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान और अंसारुल्लाह हुती जो पूरा कंट्रोल करते हैं। 50% दुनिया का ऑयल ट्रेड और बाकी का ट्रेड वहां से जाता है। तो ये ताकत है आज ईरान की कि वो पूरा दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको वो खत्म कर सकता है अगर ज्यादा दबाव अमेरिका ने बताया। इसलिए आप देखेंगे कि कल ही जाके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान की मीटिंग हुई है, जहां यूएई ने अभी समझौता करने की, क्योंकि यूएई वरना एक अमेरिकन वैसल और इजरायली वैसल करके ऑपरेट हो रहा है, वो एक ट्रोजन हॉर्स बन चुका है। सऊदी, कतर तो बहुत पहले से ईरान के साथ आ चुका है। ओमान इज अ वेरी गुड कंट्री, बचाए बाहरेन इज अ डिक्टेटरशिप, वहाँ शेख
वहाँ के 70-80% शियाओं पे राज कर रहा है, वो भी एक बहुत ब्रिटल स्टेट है, कभी ना कभी तो वो कोलैप्स होना है। तो ये पूरे वेस्ट एशिया की राजनीति ईरान बदल रहा है। यहाँ समझ चुके हैं कि अमेरिका प्रोटेक्ट करने की औकात नहीं रखता, और अगर वो प्रोटेक्ट करेगा तो इजराइल को भी वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इजराइल खुद को अपने प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इजराइल से रिपोर्ट ही नहीं कर पा रही कि कितना नुकसान हुआ है। तो बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं वेस्ट एशिया में और पूरे दुनिया में, एंड इंडिया नीड्स टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप वहां भी नहीं है, मगर वो एक अलग टॉपिक है। मगर ये जो आपने अर्लियर रिपोर्ट, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई थी कि ईरान ने वो पूरी सुरक्षा ले ली है इस्फहान, नातांज, फोर्डो में, कि अगर अमेरिका ने ऐसे कोई स्टूपिड किस्म के कदम उठाए तो उसका उत्तर बहुत ही दिया जाएगा। और मैं मानता हूँ कि ये टाइम पे पेंटागन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक पुशबैक अमेरिकन मिलिट्री और पेंटागन से हुआ है कि ये वॉर में मत उतरो, ये हमारी वॉर थी ही नहीं, ये तो एप्स्टीन फाइल के कारण आज ट्रम्प बेबस है कि नेतन्याहू के बोलने पे ये वॉर है। ये कोई एपिक फ्यूरी वॉर नहीं, एप्स्टीन फ्यूरी वॉर है। ये पूरी अमेरिकन कैबिनेट एक बहुत बड़े दबाव में है ट्रम्प के कारण, कि वो इजराइल के कारण ये लड़ाई लड़ रहा है। मगर अमेरिकी जनता में बड़ा पुशबैक है, अमेरिकन मिलिट्री में बड़ा पुशबैक है। और पेंटागन का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया कि सबसे ज्यादा खतरा इजराइल से है, क्योंकि इजराइल स्पाइंग बड़े पैमाने पे अमेरिका पे कर रहा है, और इजराइल के लिए अभी कम सपोर्ट है, पैलेस्टाइन के लिए ज्यादा सपोर्ट है अमेरिका में। तेजी से परिस्थिति बदल रही है, और ये मिड टर्म में और भी बातें समझ में आएगी। ठीक है सर, देखिए ये जो रिपोर्ट से इसने तो कई लोगों की चिंता एक तरह से बढ़ा दी। यूके देवनाथ जी, आपने कई तरह के इस तरह के ऑपरेशंस को एक्सपीरियंस किया है, और पहले भी हम कई बार ये बातचीत करते रहे हैं, खासतौर से ईरान की जगहों पर उसकी ये कहा जाए जियोग्राफिकल कंडीशंस इस तरह की हैं, उसकी तैयारियां इस तरह की हैं कि अमेरिका के लिए बूट ऑन ग्राउंड ऑपरेशन इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहने वाला। और अब जिस तरह से नई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं कि बारूद बिछा दिया है ना सिर्फ समंदर में, इस्फहान के आसपास और तमाम ऐसे पहाड़ी इलाकों में जिस जगह पे ये कहा जाए यूरेनियम होने की संभावनाएं थी, अब तो और भी बड़ी भूल भुलैया और बहुत ज्यादा मुश्किल हालात बना दिए हैं ईरान ने। नैना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका अगर फोर्सिबली स्पेशल फोर्सेस को, कमांडोज को या पैराट्रूपर्स को भेजकर ईरान से न्यूक्लियर डस्ट को हासिल करने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि माउंटेनस एरिया है, प्लेन्स नहीं है। माउंटेन के एरिया में जब हेलीकॉप्टर जाएंगे कमांडोज को लेके तो लो लेवल पे जाना पड़ेगा, तो उनको जब वैलीज से जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रेस्ट के ऊपर से जाएंगे तो इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे, पहाड़ों की चोटी के ऊपर से नहीं जा सकते हैं, तो उनको जाहिर बात है नीचे वैली से उड़ते हुए जाना पड़ेगा इंग्रेस जाते वक्त। बिल्कुल। और ईरानियन जो कमांडर्स हैं उनको रूट का पूरा आइडिया है। दूसरी बात है, हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो किसी भी न्यूक्लियर साइट में जाने में हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी होती है? 300-350 किलोमीटर। बिल्कुल। जाने में 1 घंटा 2 घंटा, वहां पे ऑपरेशन करने में भी काफी समय लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियर डस्ट तो जमीन के ऊपर नहीं पड़ा है, पैक्ड कंसाइनमेंट में नहीं है, वो नीचे सुरंगों में है। सुरंगों में भी उसको जिस तरह से प्रिजर्व किया गया, कंक्रीट ब्लॉक्स में प्रिजर्व करना पड़ता है, तो उनको निकालना, इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग और हैवी इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कहाँ से आएगा? फिर मिल भी गया अगर, तो वो एक जगह पर नहीं है, अलग अलग जगह पे रखा होगा। 400 किलो है, एक एक ड्रम का वजन अगर 40 किलो है तो 10 अलग अलग जगह पे रखे होंगे। लेकिन फिर वापस आते वक्त कैसे ये हेलीकॉप्टर वापस आएंगे, क्योंकि फिर से वो ईरानियन एयर स्पेस में 1 घंटा 2 घंटा रहेंगे। अगर अमेरिकन 8 हेलीकॉप्टर भेजते हैं तो जाहिर मायने अंदर घुसते वक्त 1 शूट डाउन हो जाएगा और वापस आते वक्त 3 शूट डाउन हो जाएंगे। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी धक्का होगा और डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी हिल जाएगी। जी 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 सर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाती है कि जिस तरह से बड़ी एक चिंता कहीं ना कहीं यही बात पेंटागन के अधिकारियों को भी है और उन्हें अब इस बात का इल्म भी बखूबी है। लेकिन जल्दी से एक बात मैं यहाँ पर अब रवि जी का रुख करते हुए, रवि जी, ये बार बार संकेत पेंटागन की तरफ से या ये कहा जाए जो तमाम सीक्रेट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कहा जाता रहा है, डिफेंस ऑफिशियल्स की तरफ से कहा जाता रहा है कि ईरान के साथ में या ग्राउंड पर ऑपरेशंस इतने इजी नहीं है। लेकिन कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने उन बातों को समझा नहीं, या फिर ये कहा जाए कि इस बार वो समझ गए इसीलिए डील फाइनलाइज होने की कगार पर है।
हालांकि भरोसा नहीं किया जा रहा कि फाइनल होने की कगार पर है भी या नहीं, लेकिन क्या इस बार शायद ये वाकई में इतना टफ है? पेंटागन के अगर ऑफिशियल्स भी इस बात को मान रहे हैं तो ये देखिए, आई थिंक एक चीज़, एक तो सारे पैनल मेंबर्स को मेरा प्रणाम। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रम्प के पास चॉइस बहुत ही कम है, एंड आई थिंक उसमें बहुत क्लियर है कि ट्रम्प को बहुत ज़्यादा दबाव है हर एक एंगल से यार, कि जो उसने अनाउंसमेंट किया, अब तो आपके फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उनने भी बोला है कि वी आर वेरी नियर द क्लोजर ऑफ अ डील। तो ये खैर बात मुझे लगता है कि आप जो बनने वाली है, अनलेस इसराइल कुछ करे, क्योंकि इसराइल नहीं चाहेगा कि ये बात होए। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रम्प देखिए कि यूरेनियम का ऑफर जो है वो पहले ही 450 केजी का जो यूरेनियम एनरिचमेंट का है वो तो ऑलरेडी रशिया दे चुका है। और मैंने करीब 1-2 महीने पहले शायद ये बोला था कि दुनिया के बहुत बहुत ही कम चॉइस है, या रशिया या चाइना, जो अभी सर ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वर्टिंग दैट अगेन इनटू न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी उसका वो करेंगे। पर एक बात बहुत क्लियर है कि दुनिया जो है वो अब ईरान को, सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, अब दुनिया जो है ईरान को एक इररिस्पॉन्सिबल एक्टर मानता है, क्योंकि ये नहीं पता कि कब कहाँ पे क्या डाल दे। अब ये शुक्र मनाइए कि ऑल्दो मुझे लगता है कि कभी करेगा नहीं, कि अगर न्यूक्लियर आर्म्स होते तो क्या होता, इसका मेरे पास भी उत्तर नहीं है और किसी के पास उत्तर नहीं है। पर ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये अब दुनिया इनको ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। तो रशिया का जो ऑफर है वो ट्रम्प के पास है, चाइना का भी ऑफर है, और ट्रम्प के पास, देखिए ट्रम्प इसराइल कहाँ से उसको ऑब्जॉर्व करेगा, राइट? और इसराइल से कभी भी कोई ईरान एग्री नहीं करेगा। तो मुझे लगता है दुनिया के जो G7 में जो डिस्कशन होगी, ऑल्दो जो है आपके यूरोपियन नेटो बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट होगा, तो या रशिया या चाइना जो है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा। अब ईरान की सिचुएशन ये है कि उनको पता है कि साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, और उनको पता है कि साउथ अफ्रीका जो एक ही देश है जिसने अपने आप ही वॉलंटरी तरीके से, आई थिंक 1993 में शायद, अगर डेट मुझे याद नहीं है, उसमें हमने अपने आप ही उन लोगों ने वॉलंटियर किया था कि हम अपना जो है पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको हम लोग बिल्कुल एक तरीके से उसको ओनली फॉर एनर्जी कंजम्पशन के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो उनको पता है कि अगर हम इतना ज्यादा करीब आ गए हैं, अगर हमारे पास ये होगा, तो दैट्स व्हाई इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि फाइनली डिस्कशन और डिसीजन क्या है, क्योंकि जो हमको दिखाया जा रहा है उसके पीछे बहुत ज्यादा एक्टर्स और बहुत ज्यादा फोर्सेस लगे हुए हैं। तो ट्रम्प अब पूरी कोशिश में है जी। और पूरा प्रेशर में है कि हमको इसका एक निर्णय जो है, सम कंक्लूजन जो है वो लेना पड़ेगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सबको। ठीक है, देखिए सर, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन इस कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ईरान तो कहीं से कहीं तक नजर आ नहीं रहा है। जी फिरोज जी कुछ बात कह रहे हैं। जी जी, मेरी थोड़ी आपत्ति है। आई मीन आई एग्री विद व्हाट फ्रेंड रवि जी हैज सेड जी। बट टू कॉल ईरान एन इररिस्पांसिबल कंट्री इज वेरी वेरी इररिस्पांसिबल। ईरान की 200 साल की पिछले इतिहास में देख लीजिए, इसने किसी देश पे हमला नहीं किया है, और अमेरिका के 250 साल का इतिहास देख लीजिए, उसने कौन से देश पे हमला नहीं किया वो पता चलेगा। 30 मिलियन लोग मिडिल ईस्ट में मरे अमेरिका के कारण, और मैं आपको 5 नेताओं के नाम याद गिना दूं अमेरिका के और इजराइल के। क्या क्लीन चिट देना सही है ईरान के ऊपर? ईरान के भी हाथ बहुत ज्यादा साफ तो है नहीं, ईरान के ऊपर तो आरोप मैं खाली नैना जी, मैं मतलब ईरान ने किसी को धमकी नहीं दी कि मैं जाके तुम्हारे पे न्यूक्लियर बॉम्ब डालने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ 5 नेता के नाम गिना दूं जो अमेरिका के हैं, जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन है। ठीक है, पहला नाम है, ये सब गूगल कर लीजिएगा, पहला नाम है लिंडसे ग्रैहम, दूसरे तो नाम है शेल्डन एडल्सन, दूसरा नाम है कांग्रेसमैन टिम वॉलबर्ग, पांचवा नाम है इजराइल का अमिका एलियाहू, पांचवा नाम है नेसेट मेंबर टैली गॉटलिब। तो ये तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस देश को मैं मारूंगा, उस देश पे न्यूक्लियर बॉम्ब डालूंगा, वहां से मैं किडनैप करूंगा, इस देश को मैं बर्बाद कर दूंगा, ये तो इररिस्पांसिबिलिटी की हद क्या, ये तो पूरा का पूरा इंटरनेशनल माफियागिरी चल रही है। ठीक है, तो पहले तो वो बात करें। ईरान ने किसी देश पे कोई हमला नहीं किया है, ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ईरान वेस्ट एशिया को डिफेंड कर रहा है। इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है पैलेस्टाइन में, लेबनान में, ईरान इज डिफेंडिंग दीज कंट्रीज। ये वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर है जी, रवि एंड जी। इट इज नोन एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर। पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोबल साउथ में ईरान एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, और अमेरिका और इजराइल आज दुनिया में आइसोलेटेड है। ट्रंप ने क्लियर कट बोल दिया कि दुनिया में सबसे जो नफरत आज अगर दुनिया करती है वो इजराइल को करती है, नेतन्याहू को करती है। और ट्रंप जब न्यूयॉर्क गए थे तो कितने लोग बू कर रहे थे वो निक्स के गेम में, पूरी दुनिया ने देखा है। ठीक है, तो ईरान एक जिम्मेदार कंट्री करके, और उसने जो NPT को जो साइन किया था ओबामा के टाइम पे जो डील हुई थी, इट स्टक टू हिज वर्ड।
ट्रंप ने आके कैंसिल किया, बाइडेन ने उसको जी, जी। वापस वो डील को नहीं रवि जी किया, आपकी इस बात पे काउंटर कर रहे हैं ईरान जी। हैज बीन वेरी रिस्पांसिबल ऑल थ्रू आउट। देखिए मैं क्या बोलूँ, ऑलरेडी ईरान को रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से ना यूएसए रिस्पॉन्सिबल है, ना इसराइल रिस्पॉन्सिबल है, ना ईरान रिस्पॉन्सिबल है। और सर ईरान ने जो हमले जो किए हैं जीसीसी कंट्रीज में, उनने क्या उनपे कुछ डाला? जो आपने सिविलियन एरियाज में डाला है, एयरपोर्ट में डाला है, वो किसी ने कुछ डाला था वहां से? सो आई एक्चुअली फाइंड इट एब्सोल्युटली शॉकिंग कि इतने ज्यादा आप लर्नेड हैं और आप ईरान, मैं तो कह रहा हूँ कि यूएसए रिस्पॉन्सिबल है, मैं कह रहा हूँ ईरान रिस्पॉन्सिबल है, इसराइल रिस्पॉन्सिबल है। तीनों कंट्रीज ने पूरी दुनिया का जो पूरा जो सिस्टम था उसको हिला दिया है। और अगर आप कहेंगे कि ईरान रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा अपना जो आपका ब्लाइंडेड जो अप्रोच है। सर आई डोंट नो यू बट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, बट इस केस में तीनों ही एक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आप बताइए, मैं कल बात कर रहा था किसी बिजनेस वाले से, कह रहे 35 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैं पहली बार सोच रहा हूँ, वो केरला का है, पहली बार सोच रहा है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बच्चे हिल चुके हैं साइकोलॉजिकल। तो ये किसने किया? अमेरिका ने डाला उस पे एयरपोर्ट्स में और सिविलियन फैसिलिटीज में, और आप कह रहे हो कि ईरान रिस्पॉन्सिबल है? कहाँ से रिस्पॉन्सिबल है? रवि जी, ये जो अटैक And हुए who हैं will ईरान trust पे, Iran with वो nuclear अमेरिकन weapons? बेसिस किधर है? दुबई में है, बहरीन में है, कुवैत में है, सऊदी में है। अमेरिकन बेसिस वहाँ पे करो से ना, attack हुए, एयरपोर्ट में without डाल defending रहे हो। yourself। हाँ, तो इसलिए सर वो यू आर एयरपोर्ट पे थ्रेटनिंग तो टू take off से, होता है। ईरान थ्रेटन अमेरिकन कर रहा बेसिस है किधर है? कि हम लोग के- सारे के- डिसैलिनाइजेशन के- प्लांट्स को अटैक करेंगे, एनर्जी में बेसिस सबके को सब अटैक ऐसे करेंगे। countries है, अब सप्लाई सबके सब अमेरिका ऐसे थोड़ा ना countries पानी है, पी आज रहा उनको है, अमेरिकन बेसिस पानी को तो लोग पी हटाने रहे हैं ना, होंगे। एमिराटीज या सऊदी। ठीक आज है, बहुत ही मैं तो कह रहा हूँ तीनों ठीक है। रिस्पॉन्सिबल अच्छा अच्छा, अनुज तीनों माथुर जी, actors अनुज इसके माथुर जी अटैक कुछ कह रहे हैं इस ईरान ने बात अटैक पे? किया, इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया ना ईरान पे। ईरान जाके मारा क्या? सबसे ज्यादा गुंडा और ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एक तो ये मिनट। तो कंट्रीज जी, है। जी, अपनी जी। रिस्पॉन्सिबल खाली अनुज ईरान की बात माथुर जी, की। अनुज नैना माथुर जी। अभी आप नैना बोले सबको वो अलग बात है। अगर एक मेरे मिनट, पास मेरी तो मेरी तथ्य बात रवि को, जी, ठीक है, फिरोज जी, आप फिरोज जी, फिरोज जी, जी हाँ जी, मेरी अनुज बात जी। को सुनने की आवश्यकता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक इररिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल देश का हिसाब किताब है, उसके दो तीन मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूं। पहली बात, हिजबुल्ला, हमास, हूती, ये क्या है? इसको आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, गॉड्स फोर्सेस ये करते कहते रहें, लेकिन ये आतंकवादी संगठन है और ये पूरी दुनिया को पता है कि इन आतंकवादी संगठनों को बनाया, खपाला, पोसा किसने है। ये ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो 2-2 महीने के बच्चों को माइक्रोवेव ओवन में रख के उनकी माओ के सामने जला देते हैं। तो ये इसको समझने की आवश्यकता है। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है नैना, पहली बात। जी दूसरी बात, आपने एक अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को बाधित करके वहां पर दादागिरी कर रहे हैं। ये किसी रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र का काम करने का तरीका नहीं होता है। आपका अमेरिका से इशू है, अमेरिका से आप लड़ाई लड़िए, आप पूरी दुनिया को एट रैंसम नहीं रख सकते। तो ये बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल चीज है। तीसरी बात मैं बताता हूं कि अमेरिका की जितनी भी नेवल फोर्सेस लगी हुई हैं, लगभग तमाम नेवल फोर्सेस ईरान की किसी ना किसी मिसाइल के जद में हैं। लेकिन ईरान जाकर के, जब ईरान पे कुछ हमला होता है तो वो जाकर के यूएई में प्राइवेट पब्लिक एरिया में बम गिरा देता है, कभी जाकर के किसी जगह बहरीन में हमला कर देता है, कभी कतर में हमला कर देता है। आपके अंदर ताकत है, आपके पास, आप दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर अपने आप को कह रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि दुनिया का एक पावर का नोड बन गया है ईरान, अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, तो मारा जाकर के अब्राहम लिंकन को। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। ये जिस प्रकार का रिएक्शन ईरान का है, वो कमजोर और इररिस्पॉन्सिबल देशों का रिएक्शन होता है। ये मैं आपको बताता हूं। जी, जी। चौथी बात, मैं एक सेकंड नैना प्लीज, जी जी सर, बोलिए बोलिए। एक सेकंड और अब इन्होंने कहा कि ईरान जो है दुनिया की महाशक्ति बन गया है। महाशक्ति बनने के लिए सिर्फ पहली बात तो इनकी मिलिट्री पावर भी इतनी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि आपको जो बताई जा रही है। इनकी नेवी, एयरफोर्स पुराने बाबा आदम के जमाने की है, ये बैठे हुए हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के नैना बहुत सारे चीज इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप एक आर्थिक शक्ति होने की आवश्यकता है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, मिलिट्री पावर आपको होना पड़ता है। आप कितनी बड़ी मिलिट्री पावर है? आप ये तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि ईरान ने
बहुत अच्छा मुकाबला किया है अमेरिका का, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दुनिया की सुपर पावर बन गया है। पहली बात ये बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, इतने आतंकवादी संगठनों को आप लगातार मदद दे रहे हैं। 13 आतंकवादी संगठन हैं, उनको आप लगातार मदद कर रहे हैं। अगर कोई कहता है कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है तो इसका कोई मैं इजराइल की जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं। जो इजराइल कर रहा है वो भी गलत है, जो अमेरिका ने किया है वो भी गलत है, लेकिन ईरान को रिस्पॉन्सिबल स्टेट कहना मेरे ख्याल से ये बहुत ही आउटरेजियस स्टेटमेंट है। और ईरान बहुत इस मामले में मेरे को लगता है कि दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। फिरोज जी, आपकी इस बात पे काउंटर करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी फिरोज जी। जी नहीं एक्चुअली अगेन आई रिस्पेक्ट जनरल साहब फॉर व्हाट ही इज, मगर अगर आपने जेफरी साइक्स का नाम सुना होगा, जनरल मैग्रेगर का नाम सुना, वो तो आपके परिवार की है, मिलिट्री के है। बहुत सारे जो वेस्टर्न एनालिस्ट है वो सभी हमास, हिजबुल्ला या जो अंसारुल्लाह है वो सबको रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, कौन को आतंकवादी नहीं बोलता। भारत की सरकार ने भी हमास और हिजबुल्ला को आतंकवादी नहीं डिक्लेयर किया है। गोदी मीडिया चलाती रहती है मगर और कोई देश पे बोलता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज पैलेस्टाइन ज्यादा पॉपुलर हो गया इजराइल से, वो कारण है। और उसके साथ हमास और हिजबुल्ला जो रेजिस्टेंस है वो भी पॉपुलर होते जा रहे पूरी दुनिया में। तो भारत की अंडरस्टैंडिंग कुछ और ही है, हमारा एक अलग ही प्रॉब्लम है इस सब समझने का, मगर ये अच्छी है कि ये सब बातें खुलकर हो रही है। तीसरी जो बात है, मेरा बोलना है कि जो वेस्टर्न एनालिस्टों में रिक्वेस्ट करूंगा आपको जेफरी सैक्स को और डैनियल जनरल मैग्रेगर को सुनने के लिए, उनके वीडियो आपको भेजूंगा, आपका नंबर अगर मिल जाता है मैं ले लूंगा। उनका जो ईरान के बारे में जो विशेषण है, ओके देखो, पॉइंट इज के ईरान एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहा है। इन टर्म्स उसने अपनी एक क्रिकेट की पिच अपनी बना दी है। इन सिमेट्रिक वॉरफेयर नोबडी कैन स्टैंड विद अमेरिका। मगर हॉर्मुज आज ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका है और ईरान ने बार बार बोला कि मुझे और किसी देश से कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया को भी उन्होंने फ्री एक्सेस दिया था, ओके, बिकॉज ऑफ इंडियन पीपल इतना सपोर्ट इंडिया में ईरान के लिए। तो ईरान ने कभी इंडियन शिप्स को नहीं रोका। जो भी टारगेटिंग हो रहा है वो अमेरिका हमारे टैंकर्स को अटैक करके हमारे सेलर्स को मार रही है, ठीक है ना। तो ये जो गुंडागर्दी अमेरिका की चल रही इंडिया के साथ, जो हमारे इमिग्रेंट्स को हथकड़ी पहना के भेजे थे, तो जो रवैया अमेरिका का रहा है हमारे देश के साथ, ट्रेड टॉक्स, टैरिफ्स वगैरह वगैरह। नहीं देखिए फिरोज जी, देखिए खासतौर से अमेरिका की जो एक्शन है उन्हें कहीं से कहीं तक जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के साथ में जो भी बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, इंडिया उसे डिप्लोमेटिक वे में सॉर्ट आउट भी करता है, जवाब भी देता है। लेकिन ईरान के साथ में क्या वो डिप्लोमेटिक वे में सॉर्ट आउट हुए? जवाब है नहीं। अच्छा यूके देवनाथ जी, जब डिप्लोमेटिक वे में अगर बातचीत नहीं है, खासतौर से ईरान के साथ में बातचीत किस रूप में की जाएगी? एक बात बड़ी खास हो जाती है कि ईरान के अंदरूनी तौर पर जो भी मसले हैं वो मसले रहे, वहां के ह्यूमन राइट की तरफ से तमाम बड़े इश्यूज सामने आते रहे। बातचीत के जरिए आखिर वहां बातचीत किससे होती? वहां पर तो सर्वा एक ही व्यक्ति था। अब अगर वहां पर रिजीम चेंज के हालात बने या फिर उसकी मंशा पर ही तो पूरी दुनिया को आशंका रही ना। अब उसी मंशा के साथ में क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि जो वहां का रिजीम रहा, भले ही वहां पे थोड़ा पार्शियली सॉफ्टनेस या परिवर्तन आया, लेकिन है तो अभी तटस्थ वही। देखिए नैना जी, डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी ये है कि उनकी दिली तमन्ना थी, वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दिली तमन्ना थी कि जैसे वेनेजुएला का तेल उन्होंने कैप्चर कर लिया, ईरान का तेल कैप्चर कर लेते हैं। मैं एक चीज तो मैं पत्थर की लकीर लिख के दे सकता हूं कि अगर ईरान के लोगों की एक बदकिस्मती है, ये है कि उनके जमीन के नीचे कच्चा तेल है। अगर आज जमीन के नीचे आलू उग रहे होते और जमीन के ऊपर बैंगन उग रहे होते ईरान में, तो आधे अमेरिकन को तो पता भी नहीं होता कि ईरान ग्लोब में है कहां पर। अमेरिका ईरान का कच्चा तेल ड्रिलिंग करना चाहता है, रिफाइनरीज चलाना चाहता है, स्टोरेज को मैनेज करना चाहता है, उसकी मार्केटिंग को मैनेज करना चाहता है, जैसे कि वो शाह के ईरान के टाइम पे 1979 के पहले करते थे। बस चाहे उसके लिए रिजीम चेंज करनी पड़े, चाहे उसके लिए बाहर से किसी को लाके पिट्ठू को तेहरान में बिठाना पड़े, चाहे तेहरान के अंदर से ही कोई खड़ा हो जाए, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया कि मदुरा को हाईजैक करके ले गए और वाइस प्रेसिडेंट को उठाकर टिटुलर हेड बना दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बदकिस्मती है कि जब 27 फरवरी को उन्होंने बमबारी की और आयतुल्ला अली खमेनी को मार डाला, उसके बाद से जो अंदर एक जलजला, एक बलवा प्रदर्शनकारी
आने थे सड़क पर लाखों, वो नहीं आए। 1 मार्च 2 मार्च सीआई मोसादेक ने बहुत कोशिश की कि लोग लाखों की तादाद में फिर से सड़क में आ जाएं और आईआरजीसी के ऊपर पत्थर फेंके, सरकारी इमारतों में आग लगा दें, जैसा कि हम देखें नैना जी 28 दिसंबर के बाद हुआ था, जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को दिली दुख है कि ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल। तो अब आज की तारीख में वो हाथ मल रहे हैं। वैसे नैना जी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये बार बार ये सवाल उठता है, मैं ऐसे बतौर न्यूट्रल मिलिट्री पर्सनल बोल रहा हूँ जी, बार बार ये सवाल उठता है कि ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज पर हमला कर रहा है। देखिए नैना जी, मैं बहुत सिंपल सा और मोटा सा एग्जांपल दूंगा जी। अगर समझिए भारत का एक पड़ोसी बांग्लादेश, नाम ले ही लेते हैं, हमें पता लगे जाए कि चीन की एयरफोर्स और चीन की नेवी और आर्मी बांग्लादेश से ऑपरेट कर रही है और भारत के खिलाफ मिशंस कर रही है, तो क्या हम बांग्लादेश को छोड़ देंगे उसके बाद? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हम भी सबसे पहले बांग्लादेश में जो चीन की आर्मी नेवी एयरफोर्स बेस है उस पर हमला करेंगे और उसके बाद बांग्लादेश की जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है उस पर हमला करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा पड़ोसी अगर मेरे दुश्मन को पनाह देता है तो मैं सबसे पहले मेरे पड़ोसी को भी पनिशमेंट दूंगा। ये बहुत बड़ी सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईरान जब गल्फ देशों पर हमला करता है, बहुत क्लियर है कि हर गल्फ देश में अमेरिकन आर्मी नेवी एयरफोर्स के बेस है। अभी बात हो रही थी कि क्या ईरान ने हमला किया इजराइल पर? नहीं, कभी नहीं। मैं तो नाम गिनाता हूं कि किन किन देशों ने इजराइल पर हमला किया अपनी एयरफोर्स आर्मी से। इजिप्ट, मिस्र ने 1967 1973, जॉर्डन, 6 डेज वार और यौम किप्पुर वार, सीरिया, लेबनान, ये सारे देश हैं जो कि अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ चढ़ाई कर चुके हैं इजराइल के ऊपर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ईरान ने क्या अपने टैंक तो बख्तरबंदी गाड़ियां एयरफोर्स को कभी उधर भेजी? नहीं। हाँ, ये मानता हूं। देखिए फिर से मैं ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ईरान के मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहा हूं कि उन्होंने एकमात्र मुस्लिम देश है, दुनिया में 56 देश हैं, बाकी 55 देश अमेरिका की जेब में खेल रहे हैं, लेकिन ईरान नहीं। बिल्कुल, ईरान उसे चुनौती दे रहा है। कर्ज है। हाँ जी, बिल्कुल, ईरान उसे बड़ी चुनौती दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही हो जाती है। अच्छा रवि जी, अब तो ये खासतौर से ठीक है, बार बार यूके देवनाथ जी ने ये कोट किया कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस करेज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुपर पावर अमेरिका को भी सेकेंड थॉट, थर्ड थॉट, 10 बार सोचने पर, यू टर्न लेने पर मजबूर कर चुका है ईरान। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, मैं तो देखिए आपके ही चैनल में मैंने पहले बोला कि ईरान की सबसे बड़ी जो जीत हुई है वो ये हुई है कि जो जीसीसी कंट्रीज ने रीथिंक किया है पेट्रो डॉलर्स पे, और अभी जो है पूरा जो जीसीसी जो है गल्फ है वो पोस्ट इस वॉर के बाद बिल्कुल उसका रीऑर्डरिंग ऑफ बहुत सारी डायनामिक्स चेंज होगी। देखिए ये बहुत क्लियर है। और जहाँ पे ईरान ने जो अचीव किया एक तरीके से, बिल्कुल अमेरिका, और ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि तीनों गलत है यहाँ पे, मैं तो कहीं नहीं रख, मैं किसी की साइड नहीं दे रहा, क्योंकि दिक्कत है, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरी दुनिया का, ट्रम्प की अपनी ग्रीड है, ठीक है, इजराइल का अपना वो है। पर सर का एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए ईरान ने डायरेक्टली नहीं अटैक किया, प्रॉक्सी वॉर्स बहुत की है इजराइल पे, तो उसके बाद हम एक और पूरा खोल सकते हैं प्रॉक्सी वॉर्स किए, लेकिन ईरान हमेशा डायरेक्ट तमाम हमलों को फेस एक तरह से जरूर यहाँ पर करता रहा है। मैं माथुर सर का एक लास्ट 20 सेकंड का रिएक्शन ले रही हूँ। सर, ये जो फाइनल डील की बात हो रही है, क्या वो इस पूरे फेर में फंसने के बाद का ही एक तरह से एक्शन है? 20 सेकंड सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये डील की जिसकी बात चल रही है, इसको डील पहली बात तो न कहें, क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही है। अभी भी दोनों देशों के जो अपने डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं वो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, और मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा सफलता होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये आप ये भी मान के चलिए, क्योंकि 60 दिनों की बात है और इस बीच 60 दिनों में क्या होगा ये देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स के साथ में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।